पहले संविधान चलेगा, फिर आपका एविडेंस चलेगा। संविधान का निकाल लीजिए, शेड्यूल पहले पढ़ाया जाएगा। 2 क्वेश्चन आपका आता है, यानी कि आज अनुसूची पहले समाप्त किया जाए। वो बेयर एक्ट पर चिन्ह लगाते रहना है, या तो अलग से थोड़ा बहुत लिखिए या बेयर एक्ट पर आपका चिन्ह लगाना है। देखिए पिछली बार क्या क्वेश्चन बना था, पहले वो बता दिया जाए। पिछली बार आपका जीएस में आया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। और वर्तमान में अगर पूछे तो आप 12 मारेंगे। अब ये नहीं कि 13वीं आपका भरमाने के लिए पूछ ले तो 13 मार दीजिए। ये पिछली बार का आपका क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने शेड्यूल थे, यानी कि कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको 8 मारना है। अगर ये पूछे कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको 12 या 12 मारना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, पहले क्वेश्चन का मॉडल निकाल लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो आपका 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों का संविधान संशोधन याद रखना है। तीसरा मॉडल बनता है मिलाने के लिए आया है कि किस शेड्यूल में किसका प्रावधान है, तो 12 अनुसूचियों में क्या क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अंदर से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि पहली अनुसूची है तो उत्तर प्रदेश राज्य का नाम चौथे नंबर पर है। फिर पहले नंबर पर 3 राज्य कौन है आपका, दूसरी में क्या है वेतन भत्ता, तीसरी में शपथ। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कि किसके शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। फिर चौथी अनुसूची में ये दिया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने मेंबर आएंगे। वहाँ आपका एक तो 3 क्रम से पूछा जाता है, सबसे अधिक किस में है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किन 2 राज्यों की राज्यसभा की सीटें बराबर है या समान है। और आपका तो ये 2-3 एंगल आपका जानना है। इसके बाद आपका पूछा जाता है 7वीं अनुसूची से, आपका 7वीं अनुसूची से आपका पूछा जाता है। और इसमें आपका किस विषय, कौन सा विषय आपका संघ के एरिया में है, माने क्षेत्राधिकार में, कौन सा विषय राज्य के और कौन दोनों के। इसमें थोड़ा अंदर से पूछा जाता है, जैसे कि आपका पर्यावरण हो गया, वन हो गया, या ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनते हैं, या जैसे सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, टीपीए हो गया, सीपीसी हो गया, संविदा अधिनियम हो गया। आपका ये पूछा जाता है कि किस अनुसूची, किस सूची का विषय है, और एंट्री नंबर तक पूछी गई है, तो आपको एंट्री नंबर भी याद करना है। फिर भाषा के बारे में आपका प्रावधान 8वें में है, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी आपका, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। फिर 9वां आपका है कि आपका ये मने रिव्यू नहीं हो सकता, उस पर 2 केस जानना है। फिर आपका 10वां दल बदल, 11वां ग्राम पंचायत और नगर पालिका के लिए 12वां। और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आपका ये 5वां और 6वां अनुसूची काम करेगी, उसको हम बताएंगे आज। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि शेड्यूल होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है। देखिए जो ये अनुसूचियां हैं या शेड्यूल 12 लास्ट में दिए गए हैं, ये संविधान का ही पार्ट है, अलग नहीं है, ये संविधान का ही भाग है। दूसरा नियम आपको ये देखना है कि अनुच्छेदों को अच्छी तरह से व्याख्या करने के लिए, या निकी अनुच्छेदों में कही गई बातों को और क्लियर करने के लिए ही और स्पष्ट करने के लिए ही अनुसूचियां दी जाती हैं।
तीसरा नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका पूछ सकता है कि जिस कानून में, चाहे संविधान हो या सीआरपीसी या सीपीसी हो या भू राजस्व संहिता हो, उससे मतलब नहीं है। अगर शेड्यूल और सेक्शन या आर्टिकल में टकराव होता है तो दिमाग में एक कंसेप्ट बना लेना है, वहाँ सदैव आर्टिकल या धारा में कही गई बात प्रिवेल होगी, अभिभावी होगी। यानी कि अगर अनुसूची में कोई विपरीत बात कही गई हो अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद में कही गई बातें ही लागू होगी, अनुसूची में नहीं। ये इन इंटरप्रिटेशन यानी कि निर्वचन का ये सिद्धांत है कि आपका अनुसूची माने जो सेक्शन होते हैं या आर्टिकल होते हैं, वह किस पर प्रिवेल करेंगे, शेड्यूल पर। यानी कि कोई बात अगर अनुसूची में कही गई है और वही बात अनुच्छेद में, तो कौन सी बात मान्य होगी, अनुच्छेद वाली, न कि अनुसूची वाली। अब आइए आपका देखा जाए, अनुसूची नंबर 1 निकालिए और या तो लिखिए अलग से थोड़ा बहुत या बेयर एक्ट पर ही चिन्ह लगा लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। देखिए अनुसूची जो है अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक को प्रश्रय देने के लिए बनी है। यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर या अनुच्छेद फर्स्ट से लेकर 4 तक में जो प्रावधान राज्यों के बारे में है, उन्हीं राज्यों का नाम आपका अनुसूची 1 में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूची 1 किससे संबंधित है, तो स्टेट या राज्यों से रिलेटेड है। अनुसूची 1 में क्या दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से, आपका भारत देश में या भारत राष्ट्र में कौन कौन से राज्य शामिल है, उन राज्यों का नाम दिया गया है। और कौन कौन से संघ शासित प्रदेश शामिल है, उन संघ शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। इसको लिख लीजिए कि वर्तमान समय में आपका कितने राज्य है और कितने संविधान में आपका संघ शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन सामान्य बन सकता है। इसको लिखिए आप। देखिए वर्तमान समय में, कहीं अलग से लिख लीजिए, वर्तमान समय में 28 राज्य तथा, एक सेकेंड भेजिए, हाँ 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। ये तो पहला क्वेश्चन सामान्य आया कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, एक तो क्रम से 3 याद रखना है कि किन किन नामों का उल्लेख क्रम से किया गया है, तो क्रम से लिख सकते हैं। पहले आंध्र प्रदेश का नाम का उल्लेख किया गया है पहले नंबर पर, यानी कि क्रम मिलाने के लिए आता है अनुसूची 1 में। तो पहले नंबर पर आपका जो लिखा गया है आंध्र प्रदेश का नाम, दूसरे नंबर पर असम का और तीसरे पर बिहार का। कम से कम 3 याद रखिएगा, पहले पर आंध्र प्रदेश, दूसरा पर असम और तीसरा लिख लीजिए बिहार। इसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है वह उत्तर प्रदेश का बनता है कि उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पर है। ये क्वेश्चन आपका 1-2 बार जीएस में बना है। तो उत्तर प्रदेश लिख लीजिए 13वें नंबर पर है। यानी कि प्रथम अनुसूची में उत्तर प्रदेश का नाम चौथे नंबर पर है, आपका 13 या 13वें नंबर पर। ये क्वेश्चन एक बार बना है, जीएस में बना है। इसके बाद आपका मैंने 13 के बाद आ जाइए, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में नया क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य पहले राज्य था, लेकिन आपका 2019 में इसे राज्य की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है नया
कि जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसका कौन सा क्रम संख्या था। तो 15वां था लिखिएगा, है नहीं। जम्मू कश्मीर आपका 15वें नंबर पर था, लेकिन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया, माने राज्य का दर्जा छीन लिया गया। 15वें नंबर पर है ना लिखिएगा, था मतलब अब है नहीं। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर अब जम्मू कश्मीर के बारे में हुआ क्या। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। आपका दो नए नए संघ शासित प्रदेश बने हैं, लिख लीजिए। संघ शासित प्रदेश, राज्य अब न लिखिएगा, ये राज्य के बारे में प्रावधान बताया गया। अब संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी लिखना है। संघ शासित प्रदेशों में जो पूछ सकता है, देखिए गलत हो गया, शुरुआती दौर में 9 ऊपर लिखे 8 तो उसको 9 बनाइए भाई। देखिए ऊपर आपका हमने लिखवा गलत हो गया है। आपका कुल कितने संघ शासित, हाँ एक, ठीक ठीक, एक सेकंड देख लेते हैं भाई। हाँ एक आपका पांचवा आपका निश्चित है। तो चौथा पांचवा छठवा सात, ठीक है, 8 ही अभी गिनती में 8 ही है। लिखिए आपका, लिखिए जम्मू कश्मीर राज्य। लिखिए अगला, जम्मू कश्मीर राज्य 8वें नंबर पर है। ये संघ शासित प्रदेश में बताया जा रहा है, राज्य में नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य 8वें नंबर पर और लद्दाख 9वें नंबर पर। दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य 8वें नंबर पर और लद्दाख आपका 9वें नंबर पर है। एक आपका पांचवा निरस्त कर दिया गया है। आइए अनुसूची नंबर 2 देखा जाए। बस एक का क्वेश्चन बनता है कि शेड्यूल नंबर 2 किससे संबंधित हैं। तो वेतन भत्ता से। एक लाइन का क्वेश्चन बनता है कि वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा अनुसूची नंबर 2 में किया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है, एक आपका उपराष्ट्रपति के बारे में नया क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो शपथ किसी अन्य पद की लेता है और कार्य अन्य करता है। तो वह भारत का उपराष्ट्रपति है। कंसेप्ट बनाइए पहले। वह शपथ उपराष्ट्रपति के रूप में लेता है, लेकिन कार्य राज्यसभा का सभापति का करता है। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी कि पदेन कहते हैं। पदेन का मतलब ये हुआ कि एक पद पर होने के कारण आपको स्वतः दूसरा पद मिल जाता है। तो वह कौन सा व्यक्ति है। तो आपका उपराष्ट्रपति है, कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाएगा वह पदेन या एक्स ऑफिशियो क्या बन जाएगा, राज्यसभा का सभापति। अब जो क्वेश्चन आपका यहाँ बना है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में मिलता है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में कि सभापति के रूप में। तो सभापति उसको लिखना है तो लिख सकते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। अब आइए आपका कह सकते हैं कि तीसरी अनुसूची देखा जाए। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ के बारे में है या प्रतिज्ञान के बारे में। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान किस शेड्यूल में है। तो
तीसरी में। पहला क्वेश्चन, शपथ या प्रतिज्ञान माने ओथ लिया जाता है, तो शपथ के बारे में प्रावधान किस शेड्यूल में? तो आपका जवाब रहेगा तीसरी अनुसूची में। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो जीएस में बना है वह जो दूसरा क्वेश्चन आपका जीएस में बना है वह आपका ये बना है कि किसके शपथ का प्रारूप आपका तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। नहीं वाला ज़्यादा बनता है। तो अगर संविधान के किसी अनुच्छेद में अलग से शपथ का प्रारूप दे दिया गया है, तो ऐसी दशा में वह प्रारूप पुनः तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो अब इसको यही आपका टेक्निकल क्वेश्चन अब तक के इतिहास में बना है कि अगर किसका प्रारूप दे दे तब तो भाई उतना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लिस्ट देख सकते हैं। लेकिन उस लिस्ट से बाहर जो भी लोग जाएंगे, यानी कि उनके शपथ का प्रारूप अलग से संविधान में दिया गया है, तो लिखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लिखिए आपका तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद अनुच्छेद 60 में दिया गया है। मैंने अनुच्छेद 60 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप इसी लाइन में लिखते रहेगा। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में दिया गया है। अनुच्छेद 69 में दिया गया है। अगला लिखिए राज्यपाल के शपथ का प्रारूप राज्यपाल के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है। 159 159 में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल किस प्रोफार्मा में ओथ लेंगे, इसका प्रावधान आपका तृतीय अनुसूची में नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है अलग अलग अनुच्छेदों में दिए गए हैं। अनुच्छेद वाइज हमने लिखवाया। ये 3 लोगों का जो ओथ है मुख्य रूप से आपका पूछा जाता है, राज्यपाल का भी और उपराष्ट्रपति का भी, आपका गलत न हो। इनका जो प्रावधान है ये तृतीय अनुसूची में नहीं है, बल्कि आपका किस में है? अनुच्छेदों में है। अब आ जाइए आपका लिखिए चौथी अनुसूची। जहाँ तक चौथी अनुसूची की बात है, आपका चौथी अनुसूची में आपका दिया गया है कि किस राज्य के कितने व्यक्ति आपका राज्यसभा में मेंबर होंगे, यानी कि राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। तो राज्यसभा की रचना के बारे में आपका अनुच्छेद मुख्य रूप से 80 का क्लास 80 बताता है, 80 बताता है। तो इसको अनुच्छेद 80 से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, फिर एक बार मॉडल बना लिया जाए। पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है कि सही क्रम कौन सा है, तो कहाँ सबसे अधिक सीटें हैं, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद कहाँ है। फिर आपका बनता है कि किन 2 राज्यों की सीटें समान हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो लिखिए उसको अलग से लिख लीजिए 2-3 क्वेश्चन। तो सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है 31, यानी कि उत्तर प्रदेश से
आपका 31 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। 31 राज्यसभा सांसद कहाँ से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से। फिर दूसरा नंबर आपका महाराष्ट्र का है, लिख लीजिए। 19 सांसद चुने जाते हैं। 19 महाराष्ट्र से 19 आपका सांसद चुने जाते हैं। फिर आपका इसके बाद आपका पड़ता है तमिलनाडु, 18 सांसद। यानी कि क्रम याद रखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 31। आपका महाराष्ट्र से कितने हैं? 19। और तमिलनाडु से कितने हैं? 18। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बना है कि किन दो राज्यों की राज्यसभा की सीटें समान हैं, तो उसको एक जगह लिखिए। और भी राज्य हैं, तो एक तो पश्चिम बंगाल और दूसरा आपका असम। एक सेकंड भाई, नहीं, बिहार। आपका बिहार और तथा पश्चिम बंगाल लिखिए एक जगह। बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीटें 16-16 हैं। यानी यहाँ से बिहार से भी 16 सांसद जाते हैं चुनकर, और पश्चिम बंगाल राज्य से भी कितने जाते हैं? 16। तो दोनों की एक बार क्वेश्चन ये बना है 16-16। तो आपका दोनों की संख्या क्या है? समान। और भी समान है, अब उतना संभव नहीं है। इसके बाद आपका जो पूछ सकता है, आपका उत्तर प्रदेश हो ही गया। लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर पूछ सकता है। तो जम्मू कश्मीर के लिए रखी गई हैं 4। लिखिए, जम्मू कश्मीर के लिए आपका कितनी राज्यसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं? तो वह 4 सीटें हैं। यानी कि इसका मतलब कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सांसद चुने जाएंगे, इसका वर्णन ही किस शेड्यूल में है? चौथे शेड्यूल में। अब आइए 5वीं अनुसूची, ये भी पूछा जा चुका है, या 5th शेड्यूल। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के क्लाज 1 के लिए बनी है। यानी कि अनुच्छेद आपका 244 के 244 के क्लाज 1 में जो बातें दी गई हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान आपका किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में। एक लाइन लिखिए इसमें। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए लागू नहीं होगी। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के मामले में लागू नहीं होगी। तो अब समस्या ये बनी कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं और असम में आ गए, या त्रिपुरा में, या मेघालय इत्यादि में, मिजोरम में आ जाते हैं, मेघालय में, उनका क्या होगा? तो उनके लिए एक अलग शेड्यूल बनाया गया है। अगला, फिर हो सकता है पूछ ले, फिर एक बार इसको सतर्क रहना है। जो 5वीं अनुसूची है, वह जो अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लिए आपका विशेष रूप से बनाया गया है, लेकिन 4 राज्यों के सिवाय। कौन कौन से राज्य हैं? असम, आपका मेघालय, आपका त्रिपुरा हो गया आपका,
फिर आपका कह सकते हैं कि मिजोरम। ये 4 राज्य के लिए अनुसूची 5 काम नहीं करेगी। तो आखिर इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके विकास इत्यादि के लिए आपका किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो एक अनुसूची आगे बढ़ जाएंगे, कौन सा? आपका अनुसूची नंबर 6। तो अगला लिखिए, अनुसूची नंबर 6 में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। ये किस शेड्यूल में? आपका 6 में। याद रखिए, केवल 4 राज्य, 4 से बाहर जाएगा तो 5वीं, और ये 4 आ जाएंगे जनजातीय क्षेत्र इनके, तो कौन सा अनुसूची? आपका 6वीं। इसके अलावा अब अंदर से पढ़ना मुश्किल रहता है भाई, आपका लाख आ जाए तो सही करना मुश्किल है थोड़ा। अगला लिखिए, 7वीं अनुसूची। ये आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका थोड़ा समय लगेगा। लिखिए, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। आखिर 7वीं अनुसूची में दिया क्या गया है? तो देखिए, कौन से विषय आपका किसकी एरिया में आएंगे, अर्थात कौन से विषय आपका किनके क्षेत्राधिकार में आएंगे, इस बात का उल्लेख आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है। यानी कि 7वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन विषयों पर संघ या यूनियन कानून बना सकता है, उसको संघ सूची कहा गया है। किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, उसे राज्य सूची कहा गया है। और किन विषयों पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसको आपका कंकरेंट लिस्ट कहा गया है, यानी कि आपका समवर्ती सूची। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। उसको लिख लीजिए, तो हो सकता है अंदर जाकर एक नया क्वेश्चन बन जाए। शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची नंबर 7 में मार्क कराइए। डिवीज सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन, पृथक्करण न लिख दीजिएगा। शक्तियों का विभाजन पूछ सकता है नया क्वेश्चन कि डिवीजन ऑफ पावर किस शेड्यूल में दिया गया है? तो आपका 7। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ये हुआ कि कौन सा विषय किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहेगा, अर्थात किस विषय पर आपका संघ को और किस विषय पर राज्य को विधि बनाने की अधिकारिता होगी। अगर इसका बंटवारा किया जाए तो डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। और अगर सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उनकी शक्तियों को अलग अलग किया जाए तो उसे सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। तो सरकार, फिर एक बार देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अगर इनकी शक्तियां अलग अलग की जाए तो हम इसको कहते हैं आपका सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण किया गया। और अगर संघ किस विषय पर कानून बना सकता है, राज्य किस पर बना सकते हैं, इसको अलग 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 किया जाए
तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। हाँ, बंटवारा, वही बंटवारा ही तो हुआ भाई। विभाजन का मतलब ये हुआ बंटवारा, डिवीजन का मतलब ये हुआ बंटवारा। तो बंटवारा किया गया है भारत में किस अनुसूची में? 7वीं में। तो किस विषय पर सा? अब देखिए बिहार का मॉडल। बिहार ने ये बनाया कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में और समवर्ती में। पहले तो वहीं लिखिए। संघ लास्ट लास्ट आपका नंबर देखते रहना है, और जो लास्ट लास्ट नंबर रहेगा वहीं एक लाइन लिखिए। लिखिए संघ सूची में 97 विषय हैं। लिखिए आपका भाई, संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपका बनता है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में लिखिए 66, 66। राज्य सूची में 66। क्रम से याद करके जाइएगा, ये नहीं कि ये भी भूल जाए। संघ सूची में आपका पूछे तो आप 97 मारेंगे। राज्य सूची में पूछे तो 66 मारेंगे। और आपका कंकरेंट लिस्ट में पूछे तो 47। यानी कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? आपका 47। यहाँ फिर एक बार इसको तैयार रखिए, ज़्यादा पूछा जाता है। पहली जो लिस्ट देखिए, फिर से एक बार शुरुआत किया जाए। जो 7वीं अनुसूची दी गई है उसमें पहले संघ सूची पहली दी गई है, ये भी पूछ सकता है। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट रखे गए हैं, यानी कि इन 97 विषयों पर विधि बनाने का जो अधिकार होता है वह आप देखिए आपका ये 97 जो दूसरी अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा, वह राज्य सूची है। और जिसमें जो सब्जेक्ट रखे गए हैं टोटल 66, यानी कि इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार स्टेट यानी कि राज्य विधानमंडल को है। और तीसरी जो है आपका, वह कंकरेंट लिस्ट है। दोनों बना सकते हैं, राज्य भी और संघ भी। इसमें आपका 47 सब्जेक्ट रखे गए हैं। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर कोई विषय आपका कह सकते हैं कि राज्य सूची में नहीं है, आप माने संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, यानी कि कोई नया विषय आ जाए, तो उस विषय पर विधि बनाने का जो अधिकार होगा वह किसको प्राप्त होगा? संसद को प्राप्त होगा कि राज्य विधान मंडल को? तो आपका जवाब रहेगा संसद को। और ये 248 अनुच्छेद हैं, ये आपका कई बार पूछा गया है। इसको कहते हैं रिजुडियरी प्रोविजन या अवशिष्ट या अवशेषी प्रावधान। यानी कि अवशेषी प्रावधान किसके पास है? तो आप संसद मार कर आइएगा। किस अनुच्छेद में? आपका 248। और एक और हम आपका लास्ट आपका संघ स्तर पर हम बताएंगे। आपका यही प्रावधान किया गया है। और लास्ट जो 97वें लिस्ट में आपका 97वां निकाल लीजिए। यानी कि लिस्ट जो संघ सूची आप पढ़ेंगे तो आपका ये 97वां निकालिए लास्ट। इसको अनुच्छेद 248 से जोड़कर पढ़ा जाता है। उस पर लिख लीजिए। तो 97वें पर जो लास्ट है ना संघ सूची का, उस पर लिख लीजिए अनुच्छेद 248 के साथ पठनीय है।
आर्टिकल 248 के साथ पठनीय है। इसका मतलब ये हुआ कि अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 248 में तो किया ही गया है, लेकिन आपका संघ सूची में भी आपका किया गया है और आपका एंट्री नंबर कहा जाता है। प्रविष्टि संख्या किसमें किया गया है? 97। देखिए क्या कहते हैं 97। कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है। तो फिर बताइए, सूची 2 किसके बारे में है? राज्य सूची। सूची 3 किसके बारे में है? समवर्ती सूची। तो जो विषय आपका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है, उन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। ये आर्टिकल भी बता रहा है आपका 248, और इसी को कहते हैं अवशिष्ट विषय या रिजुडियरी प्रोविजन। क्या इसको याद रखिए, पूछा जा चुका है कई बार, गलत ना हो। क्या कहते हैं? अवशेषी या अवशिष्ट अनुच्छेद याद रखिए कौन सा? 248। और अगर आपका एंट्री नंबर पूछे, संघ सूची की प्रविष्टि नंबर पूछे कि कहाँ कहा गया है, तो 97 मार्क कराइएगा। कौन सी एंट्री नंबर? 97। अब देखिए संघ सूची में आपका 97 विषय तो याद करना मुश्किल है, मैं बता दूं। फिर भी इसमें जो 8-9 पूछे जाते हैं, मैंने जो पूछे गए हैं वह आदमी जरूर बता सकता है, लेकिन अगर पूरा पूछ ले अंदर जाकर तो भाई बस की बात नहीं है, मैं बता दूं। यह कि जो पिछले आपका मैंने जो पिछली परीक्षाओं में कुछ पूछे गए हैं 2-4 क्वेश्चन, एंट्री नंबर, यानी कि पहला तो पूछा जाता है कि यह विषय किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब वो कुछ हम पॉइंट बताएंगे, लेकिन भाई अगर अंदर से आ जाए फालतू क्वेश्चन तो बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप पूरा 97 इधर लिस्ट तैयार करिए, उधर आप कह सकते हैं 66 और उधर 47, तब तो छांट पाएंगे। लेकिन उतना अंदर से कभी पूछा नहीं गया है जल्दी, लेकिन आपका एक सामान्य वे में पूछा जाता है, क्योंकि ये सब मान कर चलते हैं कि पूरा संविधान किसी के बस की बात नहीं है कि तैयार कर ले। क्या जो एग्जामिनर बैठा है, जो बना रहा है, पूछ लिया जाए 97 क्रम से बताइए, 66 तो बता पाएंगे? कोई नहीं बता पाएगा जल्दी, बस वहीं डायरेक्ट देखना पड़ेगा। तो सामान्य ही क्वेश्चन आते हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण एंट्री नंबर, यानी कि जो क्रम संख्या उसको प्रविष्टि संख्या कहते हैं या एंट्री नंबर जरूर याद किए रहिए। पहले तो याद रखिए, पहला पहला तो सबका याद रखिए, चाहे संघ सूची का हो चाहे समवर्ती सूची। तो पहला देखिए, भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात प्रभावी सैन्य वियोजन के में सहायक हो। यानी कि इसका मतलब पहला संघ सूची के अंतर्गत भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की रक्षा के ही बारे में प्रावधान किया गया है आपका। और ये जो प्रावधान है, ये जो विषय है, इस विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसको होगा? केवल संसद को, राज्यों को नहीं। पहला। इसके बाद आप 12वां देखिएगा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, किस सूची का विषय है? तो आपका संघ सूची का, और आपका किस एंट्री नंबर में है? 12। आपका 12 में है यूएनओ।
इसके बाद आपका 15 देखिए, युद्ध और शांति, वार एंड पीस। तो युद्ध और शांति, तो युद्ध की घोषणा करना ये राष्ट्रपति करते हैं, बताया जाएगा। और युद्ध की समाप्ति करना राष्ट्रपति करते हैं। तो 15 एंट्री नंबर किस में है? 15 में। इसके बाद आपका नागरिकता पूछी जाती है। तो ये नागरिकता अंडरलाइन करिए, कई बार पूछा है। ये 17 में है। नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय, यानी कि आपका नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय के बारे में प्रावधान आपका किस में किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 17 में। इसके बाद आपका प्रत्यर्पण आ जाता है, यानी कि एक्स्ट्राडिशन, आपका 18 में है, 18 में। फिर रेल आ जाइएगा 22 में। रेल के बारे में प्रावधान किस में है? आपका 22 में। इसके बाद आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 23 में। इसके बाद 42 आ जाइए। हाँ, रिजर्व बैंक के बारे में एक बार पूछा है। 38 जीएस में आया है। भारतीय रिजर्व बैंक 38 में है। इसके बाद 49 पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन। 49 आपका पेटेंट इत्यादि के बारे में है। इसके बाद आपका देखिएगा 60 प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी। 60 याद रखिएगा, प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी ये कहाँ दिया गया है? तो आपका 60 में। इसके बाद ज़्यादा पूछा जाता है 69 जनगणना, सेंसस, यानी कि जनगणना ज़्यादा पूछा गया है कि जनगणना किसका विषय है। एक बार ये पूछा गया है, संघ सूची का कि राज्य सूची का कि समवर्ती सूची का? तो आपका किसका विषय है? आपका संघ सूची का। एंट्री नंबर थोड़ा अंडरलाइन करिए, 69। इसके बाद 70 संघ लोक सेवा, अखिल भारतीय सेवा, लोक सेवा आयोग, ये भी संघ का ही विषय है। 70 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? या अखिल भारतीय सेवा? तो आपका संघ सूची के किस एंट्री नंबर में? 70, यानी कि 70। इसके बाद आइए 77 उच्चतम न्यायालय का गठन इत्यादि। उच्चतम न्यायालय का गठन के बारे में 77। फिर आपका 82 आ जाइएगा। 82 कृषि आय से भिन्न आय पर कर। कृषि आय से भिन्न आय पर कर। इसके बाद 92 ए पढ़िएगा। 92 ए समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय विक्रय। समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर लगाना जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं, माने अंतर्राज्यीय कह सकते हैं। इसके बाद 97 से क्वेश्चन बनता ही है, बन सकता है। 97 हमने बता ही दिया है कि जब भी पढ़िएगा आपका कौन सा आर्टिकल को रिलेट करके पढ़ना है। 248। देखिए आपका कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है। सूची 2 का मतलब राज्य सूची, सूची 3 का मतलब समवर्ती सूची। तो इसके कोई आपका और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है, यानी कि टैक्स के बारे में प्रावधान है और अनुसूची नंबर 2 और 3 में वो टैक्स उल्लिखित नहीं है,
तो उस टैक्स को वसूलने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? आपका संघ को होगा। लेकिन एक पॉइंट और जानना है, ठीक है। ये प्रावधान थोड़ा दायरा सीमित रखता है, आपका केवल टैक्स के बारे में प्रावधान करता है, लेकिन इसको व्यापक दायरे में पढ़िएगा कि जो विषय आपका सूची नंबर 2 में नहीं है और आपका 3 में भले हो और 1 में, तो उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को। यानी कि 248 आपका काफ़ी विस्तृत अर्थ रखता है। 97 थोड़ा दायरा सीमित है, केवल टैक्स के बारे में है कि जिस टैक्स के बारे में आपका राज्य सूची और समवर्ती सूची में प्रावधान नहीं है, वह टैक्स का मामला किसके अधीन रहेगा? संघ के। माने संघ सूची में वो माना जाएगा। आपका कौन सा एंट्री नंबर है? 97। इसके बाद आइए राज्य सूची। राज्य सूची सूची नंबर 2 में दी गई है, स्टेट लिस्ट कहा जाता है। इसमें टोटल 66 विषय हैं और कम से कम 8-10 विषय मेन याद रखिए जो पूछे जाते हैं। लेकिन पहला पहला जरूर याद रखिए। पहला है आपका लोक व्यवस्था, पब्लिक आर्डर। मैंने सेना के अलावा पब्लिक आर्डर मेंटेन करना आपका ये किसका विषय है? तो आपका जवाब रहेगा ये राज्य सूची का विषय है। और एंट्री नंबर कौन सा है आपका? 1। इसके बाद आपका पुलिस व्यवस्था पूछी जाती है, तो पुलिस व्यवस्था या रेल पुलिस या ग्राम पुलिस, ये किसके आपका मने विषय में आता है? राज्य सूची के। एंट्री नंबर कौन सा है? 2। एंट्री नंबर या प्रविष्टि संख्या अंडरलाइन करिए 2। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है कि लोक एंट्री नंबर 6 अंडरलाइन करिए, लोक व्यवस्था और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय यानी कि चिकित्सालय, ये आपका राज्य सूची के एंट्री नंबर 6 में आते हैं। फिर मादक लीकर हो गया, ये 8 में आता है। कब्रिस्तान और शमशान देख लीजिए आपका 10 में। यानी कि आपका शव गाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान आपका ये किस में आता है? तो एंट्री नंबर 10 में। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है, देखिए आपका महत्वपूर्ण जो है वह आपका पशुधन का परिरक्षण, एंट्री नंबर 15। पशुधन पशुधन आ जाए तो 15 मारना है। एक बार आपका मछली वाला भी पूछा गया है, मत्स्य की, तो 21। आपका मछलियों के बारे में रख रखाव, तो आपका 21। इसके बाद गैस और गैस संकर्म, तो 25। एंट्री नंबर 25। बाजार और मेले, तो 28। बाजार और मेले 28 हो गया। फिर 34 आ जाइएगा, दाव और ध्यूत यानी कि गैम्बलिंग इत्यादि, जुआ खेलना इत्यादि। इसके बाद 41 आ जाइएगा, राज्य लोक सेवाएं और राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका राज्य के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य सूची के किस एंट्री नंबर में आपका? तो आपका जवाब रहेगा 41। इसको अंडरलाइन करिए। इसके बाद कृषि आय पर कर पूछ सकता है, 46। कृषि आय पर कर। इसके बाद 62 मनोरंजन और आमोद प्रमोद पर कर। मनोरंजन और
इंटरटेनमेंट पर कर आपका, मनोरंजन और आमोद प्रमोद पर कर। अब आइए सूची 3 देखा जाए आपका, कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का मतलब कि समवर्ती सूची में आपका 47 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पर राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी कानून बना सकता है, यानी कि राज्य विधानमंडल भी सक्षम है और इस विषय पर आपका संसद भी कानून बनाने में सक्षम है। यहाँ से आपका 6-7 कम से कम बातें याद रखिएगा। सबसे पहले आपका लिखते भी रहिए, एंट्री नंबर समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 1 में आपका दंड विधि आती है। दंड विधियाँ आपका समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि किसी कार्य को अपराध घोषित करना, ये कंकरेंट लिस्ट का विषय है। अब यहाँ जो पूछा जाता है कि आईपीसी का प्रावधान किस सूची में किया गया है, तो समवर्ती समवर्ती सूची का प्रविष्टि नंबर कौन है, फर्स्ट, उसको लिखिए। उसको लिखिए, आपका बैरक पर लिख लीजिए। जब इन समवर्ती सूची का एंट्री नंबर 1 पढ़ेंगे तो वहाँ लिख लीजिए आपका आईपीसी। पूछ सकता है कि आईपीसी किस सूची का विषय है, तो आपका समवर्ती सूची एंट्री नंबर याद रखिए। उत्तराखंड एंट्री नंबर पूछा है कई जगह। 4-5 तो याद ही रखना है आपका। टीपीए याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट याद रखना है, एविडेंस याद रखना है, सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी, इतना तो याद ही होना चाहिए एंट्री नंबर तक। तो पहला समवर्ती सूची का एंट्री नंबर पेनल कोड से है, दंड विधियों से है, आपका आईपीसी हो गया, पास्को एक्ट हो गया, आपका कह सकते हैं इत्यादि हो गया, तो स्त्री अपरूपण हो गया। जितने ये कानून हैं आपका जिसमें सजा का प्रावधान है, ये समवर्ती सूची में आएंगे। तो आईपीसी में भी अपराध और सजा है, तो किस में आ जाएगी, आपका एंट्री नंबर फर्स्ट, उसको लिख लीजिएगा बैरक पर। इसके बाद एंट्री नंबर सेकंड में आपका देखिए दंड प्रक्रिया। तो जैसे ही दंड प्रक्रिया की बात करें तो अब सीआरपीसी आ जाएगा, उसको अंडरलाइन करिए कि सीआरपीसी का प्रावधान कहाँ है, यानी कि दंड प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ है, तो समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 2 में। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। फिर क्वेश्चन बनता है समवर्ती सूची का प्रविष्टि नंबर कौन है, तो 2 मार्क कराइए। एक क्रम से याद रखिए, फर्स्ट में आईपीसी और सेकंड में क्या हो गया, सीआरपीसी। अभी आगे देखिए। अब इसके बाद आपका निवारक निरोध, ये आपका 3 में है, यानी कि प्रिवेंटिव लॉ, यानी कि निवारक निरोध में व्यक्ति को रखा जाए आपका, तो कह सकते हैं कि किन कारणों से, तो ये आपका 3 में है। इसके बाद देखिए आपका जो पूछा जाता है 5, अब आ जाइए, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण इत्यादि। विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण इत्यादि आपका ये समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 5 में है। फिर आपका संविदाएं आ जाएंगी और आपका संविदाएं आ जाएंगी। अब आपका 7, तो फिर एक बार क्रम याद रखिए, आईपीसी आ जाए तो कौन सा मार्क कराएंगे, आपका फर्स्ट। सीआरपीसी आ जाए तो कौन सा मार्क कराएंगे, सेकंड। और कॉन्ट्रैक्ट आपका आ जाए कि संविधान, तो 7, उसको लिखते रहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का संविधान नियम का प्रावधान किस सूची के किस आपका है, तो ये आपका 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के
प्रविष्टि नंबर या एंट्री नंबर किस में है? 7 में है। इसके बाद अनियोज्य दोष, एक्शनेबल रॉन्ग। अनियोज्य दोष का मतलब ऐसा गलती जिसके लिए हम मुकदमा कर सकें। तो रेस्ट ले लीजिए, तब भाई फोन आ रहे हैं बार बार।